समस्त व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विसर्ग संधि के द्वितीय भाग पर चल रहे हैं। प्रथम भाग में हम लोगों ने विसर्ग संधि का एक सूत्र देखा था, विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः में अनेक विभाग थे। उन समस्त विभागों का हम लोगों ने उदाहरण सहित पूर्ण रूप में अध्ययन कर लिया है प्रथम भाग में। अब द्वितीय पार्ट में हम विसर्ग संधि के रुत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। रुत्व संधि क्या है? रुत्व का भाव ही आप अपने आप देख रहे हैं कि रू यहाँ पर सूत्र से भी स्पष्ट हो रहा है। सजुसो रू, सजुस का रू हो जाता है। यही आपका सूत्र कह रहा है। इसमें दो नियम हैं। दोनों नियमों को मैं अलग अलग करके आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जिससे किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति न रहे। तो नियम 1 के अंतर्गत पहले हम लोग देख लेते हैं। नियम 1 में देखें क्या है, संकेत क्या है, उसमें किस तरह से संकेत किया गया है। वो लिख रहे हैं कि यदि पद के अंत में यदि प्रथम करना चाहिए, प्रथम पद के अंत में स या सजुस हो तथा बाद में कोई स्वर हो तो स के स्थान पर रू तथा रू के ऊ का लोप होकर केवल र शेष रहता है। ये देखिए, हमने आपको विस्तार से संकेत कर दिया। इसको आप अच्छे ढंग से समझ लें। नियम नंबर 1 है, कह रहे हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में स या सजुस हो ना, और बाद वाले पद में कोई स्वर हो, तो दंत सकार के स्थान पर रू हो जाएगा और रू के ऊ का लोप हो जाएगा। लोप होकर के केवल र शेष बचेगा। अब उदाहरण के माध्यम से इसको आप और स्पष्ट कर लें। उदाहरण में देखा जाए, जैसे है कवि धान आए। अब आप जान लें कि विसर्ग संधि में एक दूसरे संधियों का, एक दूसरे सूत्रों का एक दूसरे से सहयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे विसर्जनीयस्य सः, अब इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें विसर्ग का स हो जाता है। तो पहला काम तो देखिए, यहाँ कवि अगर हम लिख रहे हैं तो ये दूसरे पहले विसर्ग के स्थान पर आपका स हो जाएगा। ये व्यवस्था आपकी बन जाएगी कविस। अब कविस धन अयम हो गया ना। सूत्र भी आपका यही कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में स हो, तो प्रथम पद के अंत में आपका स मिल गया। अब आगे व्यवस्था देखेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि बाद वाले पद में कोई स्वर हो, तो कोई स्वर आपको अ मिल गया है। तो अब परिवर्तन क्या होना है कि इस दंत सकार के स्थान पर हो जाएगा रू, और रू के ऊ का लोप करके हो जाएगा र। अब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या शब्द बनता है आपका। ये है क, यहाँ पर है वी। अब ये र जो है इस अ में जुड़ जाएगा, पूरा र हो जाएगा। ये आपका शब्द बना कविरयम।
देखें, अनेक स्टेप आपको पार करना है। इसमें ध्यान रखना है कि इसके पूर्व का सूत्र भी सहयोग में आ रहा है। पहले उससे सहयोग लेकर के आपने दंत सकार किया पहले पद के अंत में, उसके बाद ये सूत्र आपका सजुसोरु लागू हुआ। सजुसोरु कह रहा है कि स या सजुस का रू हो जाता है, तो रू आपने कर दिया। और आगे फिर संकेत कर रहे हैं कि रू के ऊ का लोप हो जाता है और लोप होकर के र केवल शेष बचता है, तो र शेष बच गया। उसके बाद आपने पद को बनाया तो आपका पद बन गया कवि रह। इसी तरह मान लीजिए दूसरा मिल गया आपको दूसरा संकेत। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, गुरोधन आदेश। देखें, गुरोह धन आदेश ना। अब यहाँ पर गुरोधन आदेश में आप आइए, वही स्टेप यहाँ पर विसर्ग का स किया, फिर स के स्थान पर आपने रू किया, रू के स्थान पर आपने र कर दिया। आप जोड़े देखें क्या आपका शब्द बनता है, तो बन जाएगा आपका, देखिए गु। अब ये आपका रो है, यही है गुरो। अब ये र जो है आ में जुड़ जाएगा, तो रा दे श आपका शब्द बना गुरो रादेश, गुरोधन आदेश, गुरो रादेश। इस तरह से और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखें, बाद वाले पद में अभी स्वर से संबंधित आपको संकेत किया जा रहा है। अभी इसके बाद व्यंजनांत भी मिलेगा, उसमें भी यही व्यवस्था लागू करना है। थोड़ा सा उसमें केवल परिवर्तन हो रहा है कि स्वर जहाँ पर बाद वाले पद में आ रहा है वहाँ पर व्यंजन आएंगे। उस व्यंजन में कौन कौन से रहेंगे अभी आपको दूसरे नियम के अंतर्गत उसको संकेत करते हैं। इसमें देख लें, जैसे मुनि धन आयम लिख रहे हैं, मुनि धन आयम ना। तो यहाँ पर अब आपका मुनिस हो गया और मुनिस के बाद मुनि रू हो गया और उसके बाद फिर हो गया मुनि र। अब जोड़ दिया आपने, बना मु और र, ये आपका नी है, यही है नी। अब ये र में अ जुड़ा, र हो गया पूरा, ये मुनि र। देख रहे हैं आपके शब्द स्पष्ट बन रहे हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे हरि धन इव है ना, हरि धन इव। अब यहाँ विसर्ग का स किया, स का रू किया, रू का र कर। अब देखें क्या बन रहा है इसमें, ह ये री आपका हई है, उसके बाद ये र। अब यहाँ पर स्वर देखिए, अ के अतिरिक्त यहाँ पर ई स्वर आ गया है, इसके मतलब र में छोटी की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा हरि, आगे री व। ये शब्द आपका बन रहा है हरि री। देख रहे हैं, इस तरह से बाद में कोई स्वर आए तो इस र में उस स्वर को जोड़ देना है आपको। यही विशेष इस सूत्र का मतलब है। एक उदाहरण और देख लें, उसके बाद तक फिर हम नियम नंबर 2 पर चलते हैं। इसी सूत्र का नियम नंबर 2 है, अलग अलग करके इसलिए संकेत किया जा रहा है कि कहीं आपको भ्रम शंका की स्थिति न रहे, पूर्ण रूपेण अक्षर से समझ में आ जाए। एक दो उदाहरण और आप देख लें। इसमें जैसे लिख रहे हैं, मुनि धन उवाच, ये मुनि धन उवाच। देखें, ये है मुनि धन उवाच ना। अब स्टेप वही आपका है, मुनिस हो गया, फिर मुनि रू हो गया और फिर हो गया मुनि ना। अब जोड़ लें तो क्या बन रहा है आपका, मु, ये नी आपका है ही है मुनि,
अब र में उ हो गया तो क्या हो जाएगा, र में उ हुआ तो मुनि रु और आगे वाच, ये शब्द बन गया आपका मुनि रुवाच। देखिए र में उ जुड़ गया, उ स्वर है यहाँ पर तो मुनि रुवाच, ये आपका शब्द बना। इसी तरह से एक आध उदाहरण और देख करके फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें। जैसे ये दे रहे हैं भानुधन उदेत, देखें भानु धन उदेति, ये तो यहाँ पर वही बात है, विसर्ग का स भानुस हो गया, फिर भानु रु हो गया और फिर हो गया भानु र ना। अब देखें जोड़े क्या बनता है आपका भा नु, अब र में उ ना तो भानु आगे रु फिर दे ती, ये शब्द आपका बना भानु रुदे। देख लिया आपने। इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि पहले पद के अंत में आपका स आ रहा है, उसके बाद में कोई स्वर आ रहा है तो दंत सकार के स्थान पर रू हो जाएगा, जो आपका सूत्र कह रहा है कि स के स्थान पर रू हो जाता है, स के स्थान पर आपने रू कर दिया, रू के उ का लोप हो रहा है उत्तु के हिसाब से, और उसके बाद उ का लोप होकर के र शेष बच रहा है, शब्द आपके स्पष्ट बन रहे हैं। ये इस सूत्र का पहला नियम है। अब हम लोग और दूसरे नियम पर चलते हैं, थोड़ा सा जिसमें परिवर्तन है वो भी आपके सामने रख रहे हैं, ये आपको पूर्ण रूप में समझ में आ गया होगा। अन्य उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करिएगा। लगभग हमने आपको एक एक बातें स्पष्ट कर दिया है। अब दूसरे नियम पर हम चलते हैं। नियम नंबर 2 इसमें क्या है देख लिया जाए। नियम नंबर 2 सूत्र आपका यही है, सजसोरु ही। इसी में एक नियम में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, तो देख लिया जाए। ये नियम नंबर आपका 2 हाँ। अब देखिए नियम नंबर 2 में ये क्या लिख रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं कि पहले पद प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में अ या आ को छोड़कर, देखिए हम स्पष्ट रूप से आपको इसलिए लिख रहे हैं कि कहीं भ्रम न रहे। प्रथम पद के अंत में अ या अ को आ को छोड़ करके, तो प्रथम पद के अंत का भाव है कि अ या आ को छोड़ करके अन्य किसी स्वर के बाद, अन्य किसी स्वर के बाद विसर्ग, किसी स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद ना, विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या
वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या य व र ल ह, या य व र ल ह हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग का रू तथा रू का र हो जाता है। ये देखिए हमने विस्तार से आपको संकेत कर दिया। अब अभी उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे तो पूर्ण रूप में आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखें क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि पहले पद के अंत में, पहला पद रहेगा, उसके अंत में अ या आ को छोड़कर, यानी अ या आ को छोड़ करके अन्य किसी स्वर, अन्य कोई भी स्वर है, उसके बाद तब विसर्ग लगे, और विसर्ग के बाद वर्गों का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, अथवा य व र ल ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर आप समझ रहे हैं, पहले स हो जाएगा, स के स्थान पर इस से रू हो जाएगा, रू के उ का लोप होकर के र हो जाएगा। ये इतनी व्यवस्था आपको दे रहे हैं। जैसे अब उसमें उदाहरण आप देखें तो और स्पष्ट हो जाएगा। एक दो उदाहरण पहले आप देखिए। जैसे लिख रहे हैं, कवि धन गच्छ। एक उदाहरण से पहले स्पष्ट कर लें तो आपको आगे एकदम सुविधा हो जाएगी। कवि धन गच्छत लिख रहे हैं ना। अब अपने पूर्व व्यवस्था में आइए, इस सूत्र को देखिए, नियम नंबर 2 के देखिए। नियम नंबर 2 आपका कह रहा था कि पहले पद के अंत में अ या आ को छोड़ करके ना कोई स्वर, तो अ या आ को छोड़ करके यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटी ई है ना। अब छोटी ई के बाद तब विसर्ग लगा है, ये व्यवस्था आपकी स्पष्ट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद फिर वर्गों का तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा कोई जो आपको लिखा है वो रहे, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण आपको मिल भी गया है, वर्ग का ग क ख ग का वर्ग का तीसरा वर्ण, ये भी आपके सामने हो गया। तो परिवर्तन जो करना है वो आपके सामने है। परिवर्तन आपका होगा विसर्ग के स्थान पर स, विसर्जनीय से स सूत्र के आधार पर। उसके बाद स का रू हो जाएगा, ये आपकी जो संधि है ससुसोरु, इसके आधार पर रू हो जाएगा, और रू के स्थान पर फिर र हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, देखिए कोई शब्द आपका स्पष्ट बन जाएगा। देखें ये है आपका क, फिर है वी। अब देखिए ये र जो है अब व्यंजनांत है, ये आगे स्वर वाली बात खत्म हो चुकी, स्वर नहीं है। स्वर वाली व्यवस्था भी इसके पूर्व वाले सूत्र में आपने देखा था, नियम में देखा था। अब यहाँ पर आ गया आपका व्यंजन, ग व्यंजन है, ये जो व्यंजन है ये ग के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा आपका कबीर गच्छति। ये आपका पद बन गया कबीर गच्छ। देखा आपने, स्पष्ट हो गया आपको। यही व्यवस्था अन्य उदाहरणों में भी चलेगी। और उदाहरण देखें हम आपको दे रहे हैं। जैसे निधन दया, निधन दया, ठीक है। अब निधन दया, अब अपने आप देख रहे हैं तो थ ये त का तीसरा वर्ण है। इधर आप देख रहे हैं छोटी की मात्रा है ना में, आपको छोड़ करके है, फिर आगे विसर्ग भी लगा है, तो विसर्ग के स्थान पर आपने पहले स कर दिया, और स के स्थान पर आपने रू कर दिया, रू के स्थान पर र कर दिया। अब जोड़ लिया तो बन गया आपका नी, ये र जो है द के ऊपर चला गया, बन गया आपका निर्दय। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है एकदम। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई असुविधा आपको नहीं है। और उदाहरण आप देखें, और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। कई उदाहरण, जितना भी उदाहरण इस तरह का आप देखेंगे तो आपका एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लिख रहे हैं हरे धन जन्म, हम यहीं पर आपको संकेत कर दे रहे हैं।
हरेर धन जन। ठीक है, अब हरे में यहाँ स हो गया, स का रू हो गया, रू का र हो गया ना। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए क्या बनता है। बन जाएगा आपका ह रे, अब ये र जो है ज के ऊपर चला जाएगा, हरेर जन्म। ये शब्द आपका बन रहा है। कौन शब्द बन रहा है? हरेर जन्म। देखा, एकदम स्पष्ट हुआ। विसर्ग, विसर्ग का स का रू का र, उसके बाद शब्द बना आपका हरेर जन्म, क्योंकि आगे च वर्ण का तीसरा वर्ण है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आगे व्यंजनांत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या तो फिर यह व र में से कोई मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपको व्यवस्था यही करना है कि विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे, स के स्थान पर आप रू कर देंगे, रू के स्थान पर र कर देंगे, और उसके बाद तब आपका स्पष्ट शब्द बन जाएगा। देखिए, और एक दो उदाहरण आपके सामने और दे रहे हैं। जैसे हरि धन जयत, ये देखें, हरि धन जयति ना। हरि धन जयत ज, आप देख रहे हैं तीसरा वर्ण है। यहाँ विसर्ग का आपका हो जाएगा स का आपका हो जाएगा रू, और रू का हो जाएगा र। देखें क्या बनता है, बन जाएगा आपका ह री, अब ज के ऊपर र लगा देंगे, ज य ति, ये बन गया हरिर जयत। देख रहे हैं, ये आपका शब्द बन गया हरिर जयत ना। इसी तरह से और हम आपको दुधन लभम, दुधन लभम। अब यहाँ पर अभी यह व र ल का उदाहरण आपको नहीं मिला था, इसलिए ल का भी उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। ये अब देखिए ल भी मिल गया, यहाँ पर व्यवस्था वही रहेगी, स का रू, रू का र, शब्द बना आपका दू, ये र ल के ऊपर चला गया, बन गया दुर्लभम। ये शब्द आपका बन गया दुर्लभम। देख रहे हैं, यह व र ल में से भी उदाहरण आपको स्पष्ट हो गया। अब और एक उदाहरण दे करके उसके बाद तब फिर हम आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मिल गया गुरोधन गमनम, गुरोह धन गमन, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए गुरोह स हो गया, स का रू हो गया, रू का र हो गया। अब शब्द क्या बन रहा है आपका गु रो, और ये र ग के ऊपर चला जाएगा, गुरोर ग म न म, ये शब्द बन गया हमारा गुरोर गमनम। देख रहे हैं, कई उदाहरणों से एकदम स्पष्ट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नियम 2 में क्या परिवर्तन हुआ है। केवल इतना परिवर्तन हो रहा है कि बाद वाले पद में वहां पर कोई स्वर था, यहाँ पर बाद वाले पद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या तो यह वर्ण में से कोई वर्ण मिले, बस इतना ही अंतर है। और व्यवस्था जो नियम नंबर 1 में थी वही इसके अंतर्गत थी। अब हमें लगता है कि सर स्वरों में दोनों नियम आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई भ्रम की स्थिति आपको नहीं पैदा होगी। देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई शंका की बात नहीं आ रही है, पूर्ण रूप में आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। और उदाहरण अगर चाहें तो हम और उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन अपने से अभ्यास करना ज़्यादा उचित है। जैसे दुर्लभा देखिए दे दिया गया, हरिर जयत दे दिया गया, और प्रादु धन भाव एक और आपको हम दे रहे हैं। जैसे देखें, अनेक
वर्णों का संकेत करते हुए कि कोई वर्ण छूटे ना, चाहे वो तीसरा वर्ण हो, चौथा हो, पांचवा हो, तो ये भाव से आपको स्पष्ट कराया जा रहा है। देखें क्या दे रहे हैं, जैसे प्रादुधन भाव, ये है प्रादुधन भाव ना। अब यहाँ पर देखिए उ की मात्रा है, आगे विसर्ग है, इधर देख रहे हैं प फ ब भ, वर्ग का चौथा, वो लिखा है आपका वर्ग का चौथा, वर्ग का चौथा वर्ण भी मिल गया। अब इसको आपने जोड़ दिया तो यहाँ पर स का हो गया रू, रू का हो गया आपका र। अब यहाँ पर शब्द को जोड़ेंगे आप तो बन जाएगा क्या, प्रा दु, अब ये र जो है भ के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा आपका प्रादुर्भाव। ये प्रादुर्भाव स्पष्ट शब्द आपका बन गया ना। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनेक शब्द पूर्ण रूपेण स्पष्ट रूप से बन रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। हरे धन जन्म, एक और आपको संकेत कर दे रहे हैं। अब उदाहरण आपके पर्याप्त हो चुके हैं। हरे धन जन्म ना। अब क्या छज आ गया, यहाँ विसर्ग हो गया, स का हो गया आपका रू, रू का हो गया र। अब देखिए क्या बनता है, ह रे, अब ज के ऊपर चला जाएगा हरेर जन्म। ये अनेक उदाहरण इस तरह से आपके स्पष्ट हो गए। अब हमें लगता है कि पूर्ण रूप में आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अगले सूत्र पर। इसको मिटाते हैं, मिटा करके देखिए हम अगले सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र कौन सा है, फिर जो शेष बचता है वो हम तृतीय भाग में, थर्ड पार्ट में उसको पूरा करेंगे। अब इसमें एक आध सूत्र छोटा देख लें, नहीं तो फिर अगले भाग में इसको पूरा किया जाएगा। अब देखें आगे है आपकी उत्पसंधि। आगे क्या है, उत्पसंधि। ये अभी आपने रुत्पसंधि देखा, अब उत्पसंधि है। उत्पसंधि में दो सूत्र मिल रहे हैं। एक तो हम आपको पहले संकेत कर दे रहे हैं, सूत्र है इसमें अतो रोरक प्लू ता द प्लूते। ये देख लें, अतो रोरक प्लुता द प्लुते। इसको अतः धन रो धन अप्लुता धन अप्लुते। हाँ, इसको अलग अलग लिखना चाहें तो हम अलग अलग भी आपको संकेत कर दे रहे हैं। इसमें क्या क्या पूर्ण रूपेण कौन कौन से इसमें शब्द हैं ना। तो अतः धन रोह धन अप्लुतात धन अप्लुते। देखें, अतः धन रो धन अप्लुतात ना, धन अप्लुते। ये इतने इसमें शब्द हैं, अतो रोरक प्लुताद अप्लुते। अब स्पष्ट हो गया। अब इसका नियम देखा जाए। नियम ये, अब अतः रोह अप्लुताद अप्लुते, इसको संक्षेप में आप देखें कि इसमें क्या कहना है, इनका क्या कहना चाहते हैं इसमें। ये इनका संकेत है कि ह्रस्व अ के बाद, ह्रस्व अ से परे
ह्रस्व अ, ह्रस्व अ से परे, हाँ, ह्रस्व अ से परे रू के बाद, ह्रस्व अ से परे रू के बाद रू के बाद ना, फिर आगे रू के बाद क्या आता है? रू के बाद लिख रहे हैं कि ह्रस्व अ, रू के बाद ह्रस्व अ आए तो क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, तो रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। तथा, देखिए अभी एक बात और बाकी है, तथा पूर्व, तथा विसर्ग के पूर्ववर्ती, तथा विसर्ग के पूर्ववर्ती अ और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। देखिए अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं, और जो बाद में ह्रस्व अ है उसका पूर्व रूप हो जाता है। इसी में और बढ़ा लीजिए, तथा बाद वाले ह्रस्व अ का पूर्व रूप हो जाता है। अब आपका पूर्ण हुआ। अलग अलग करके हमने संकेत किया, संक्षेप में नहीं लिखा है, विस्तार से हमने दे दिया। तो अब देखिए उदाहरण आप अभी स्पष्ट देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितना विस्तार से हमको क्यों लिखना पड़ा। विस्तार से इसलिए लिखा हमने कि कहीं आपको कोई शंका न रह जाए। अब देखिए लिख रहे हैं कि ह्रस्व अ से परे रू के बाद फिर ह्रस्व अ आए तो रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा, अर्थात अभी इसके पूर्व वाले में आपने देखा था ऊ का लोप होकर के र बचा था, यहाँ पर रू का र का लोप होकर के ऊ बच रहा है ना। तथा विसर्ग का पूर्ववर्ती जो अ और ऊ मिल रहा है वो मिलकर के गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, गुण संधि, और बाद वाला जो ह्रस्व अ है आपका वो पूर्व रूप हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। ठीक है, अब यही पूरा इसका उदाहरण है। अब देखा जाए उदाहरण के माध्यम से, जैसे पहले एक उदाहरण देखिए, लिख रहे हैं कह धन अप, पहले ही एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, कह धन अपि। ठीक, अब कह धन अपि यहीं से आप लीजिए, विसर्ग है, विसर्ग के अब सूत्र आपका वही सब काम करेगा, स का रू, अब रू का र न होकर के रू का हो गया ऊ, अब रू का ऊ हो गया, र आपका लोप हो गया ना, क्योंकि अतोरोप यही आपका संकेत कर रहा है कि यहाँ पर रू के र का लोप होकर के ऊ शेष बचेगा। तो अब देखें आप यहाँ पर क्या बचा है, क। अब इसको आप थोड़ा सा इस भाव से लिख लें कि ये हो गया आपका क ना, तो क इसको व्यंजनांत कर दीजिए, ये हो जाएगा इस तरह क। हम एकदम अलग अलग करके आपको कर रहे हैं जिससे कि कहीं भ्रम न हो। क को व्यंजनांत कर दिया, क में से स्वर को निकाल लिया, इधर आपका आया है ऊ। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आपका आया है अ और फिर है पी।
एक उदाहरण ये लंबा दे करके आपको संकेत कर दे रहे हैं, एक समझ में आ जाएगा तो अन्य उदाहरण अपने आप समझ लेंगे। अब यहाँ का आपका है इधर अ और उ, ये दोनों मिल रहे हैं। अ और उ मिल करके आपने स्वर संधि में पढ़ा था, गुण स्वर संधि में आद गुणा अ और उ मिल करके होता है ओ ना। तो अब क में ओ को जोड़ दिया तो यहाँ पर हमको मिल गया को, एक काम हो गया। अब आगे सूत्र आपका कह रहा है कि बाद वाले ह्रस्व अ का अवग्रह हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, तो पूर्व रूप यहाँ पर आपने कर दिया अ का, और आगे फिर बचा पी, आपका शब्द देखिए बन गया कोपी। देख रहे हैं, इतनी लंबी व्यवस्था के बाद तब आपका शब्द बन पाया। इसलिए अलग अलग एक एक चीज आपको अलग कर रहे हैं जिससे कहीं शंका न रहे। अब कद हम अब से ऐसे कोप बना, आपने एकदम सब कुछ स्पष्ट देख लिया। ठीक है, एक आध उदाहरण और इसे छोटा सा देख लें और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं राम धन अत, ठीक है, ये लिख रहे हैं राम धन अत। ठीक, इसको पहले से ही चाहे आप अलग अलग कर ले, रा म अ धन विसर्ग धन अ और धन पी। देखिए ऐसे हम आपको एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूपेण स्पष्ट। अब आइए अपने काम में कि विसर्ग के स्थान पर आपको करना है क्या, स, ये विसर्जनीय से स सूत्र से हो गया। स के स्थान पर आपने कर दिया सु से रू। उसके बाद ये आपका अतोरोरप्लुतात् कर रहा है कि रू के र का लोप होकर के हो जाएगा उ। अब देखिए, अब यहाँ पर जोड़िए आप, कौन कौन मिले आपको, रा म हलन, फिर अ, फिर उ, उसके बाद उधर वाले अ को ले लीजिए और फिर है पी। ठीक है, अब जोड़ लीजिए सबको, देखिए क्या शब्द बनता है, रा म अ और उ को पहले जोड़ लीजिए, थोड़ा सा इधर नीचे हो सकता है ना आए, तो आप जान लें कि अ और उ को मिला करके यहाँ पर ओ हो रहा है, इसलिए म में हम ओ को जोड़ रहे हैं तो बन रहा है हमारा रामो। इसको हम लिख नहीं रहे हैं, आप जान लें कि ये अ और उ मिलकर के ओ हो रहा है, तो म में ओ को जोड़ा रामो हो गया। उसके बाद ये अ का अवग्रह कर दिया आपने, पूर्ण रूप कर दिया, और फिर बचा आपका पी, तो शब्द आपका बन गया रामोपी। देख रहे हैं, रामोपी। ये इस तरह से आप अब इस प्रथम सूत्र का पूर्ण रूपेण नियम अपने आप स्पष्ट देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि अतोरोरप्लुतात् अप्लुते में क्या है ना। पूरी बात समझ गए हैं कि बाद वाले पद में ह्रस्व अ ही मिलेगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाद वाले पद में ह्रस्व अ मिलेगा और उस ह्रस्व अ का पूर्व रूप अवग्रह हो जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। इधर की व्यवस्था जैसे इसके पूर्व वाले सूत्रों में चली थी वही व्यवस्था है, केवल वहां पर परिवर्तन था कि रू हो गया था, यहाँ पर रू न होकर के रू के बाद वाली व्यवस्था जो बनी है इस सूत्र से बन रही है, और वो र का लोप करके ऊ हो रहा है, यही इसमें केवल परिवर्तन हो रहा है। और उदाहरण आप देखें, जैसे लिख रहे हैं बालधन अवदत्। देख लें, जैसे एक बाल, ये है बा लह धन अवदत्। ठीक है, ये बाल शब्द है। अब यहाँ पर हम आपको अलग कर ले रहे हैं, ये है बा ल, फिर अ, उसके बाद विसर्ग, फिर है अ व द और त। देखा, हर एक अक्षर को हमने अलग कर दिया। अब आइए अपने नियम पर, यहाँ पर आप करिए स, यहाँ पर आप करिए रू, यहाँ पर आप करिए उ। अब जोड़ने का प्रयास करिए तो देखिए कैसे जुड़ता है आपका। ये है बा ल अ उ, अभी विसर्ग हट करके उसके स्थान पर उ आ गया, तो क्या बना शब्द आपका, यहाँ हम लिख दे रहे हैं बा
ये ल में अब आप ध्यान दें अ और उ ये दोनों मिलकर के क्या हो रहा है ओ। यहाँ चाहे तो आप लिख लें अ धन उ, इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा आपका ओ। अब इसको जोड़ेंगे आप तो हो गया बा लो। देखिए बा लो, उसके बाद यहाँ अवग्रह कर दिया अ व द त, ये शब्द आपका बन गया बालो वदत। ठीक है, देखें एकदम अलग कर दिया हमने स्पष्ट रूप से बालो अवदत। और उदाहरण देख लें, और एक दो उदाहरण आपको संकेत कर दे रहे हैं, जैसे शिव धन अत्र, शिव धन अत्र, ये उदाहरण आपको दे रहे हैं, देख लें। ये शिव धन अत्र ना, इसको अब आपके समझने के लिए हम अलग अलग इसको लिख रहे हैं। वह में हलंत करके स्वर को निकाल लिया, फिर विसर्ग को कर दिया, उसके बाद अ है और फिर आपका है त्र। अब विसर्ग का हमने कर दिया स का हमने कर दिया रू का कर दिया उ। अब ये जो अ है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख लें, ये सी, ये व, फिर अ धन उ आपका है, इधर अ और फिर त्र। अब फिर आपके सब अक्षर मिल गए। अब अ और उ को मिला दिया आपने, हो गया आपका ओ। अब जोड़ लीजिए, बन गया आपका शी, व में ओ जुड़ा, वो, अ का अवग्रह कर दिया, आगे मिला त्र। अब बन गया शिवोत्र, ये शब्द आपका बन गया। अब आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूपेण आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कई उदाहरण आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमने जिस तरह से आपको समझाया है, आप अन्य उदाहरणों को बहुत ही सरलता से, बहुत भलीभांति, बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, कोई असुविधा आपको नहीं होगी। अब यहीं पर ये द्वितीय भाग की व्यवस्था हम रोक रहे हैं, यद्यपि इसमें अतोर और प्रताप में एक व्यवस्था और बची है, वो अगले सूत्र में हम लोग अगले भाग में उसको पूर्ण कर देंगे। आज व्यवस्था इतनी ही, इसको अच्छे ढंग से आप लोग पूर्ण रूप में अभ्यास करें। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको एक एक करके अक्षर वाइज हमने पूर्ण रूप में विस्तार से समझाया है, पूर्ण रूप में आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया तो मेरे मेहनत का पूर्ण रूप में प्रतिफल मुझे प्राप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।